दोस्तों हम हिरोशिमा में पहुंच गए हैं। अभी हमने अपना लगेज जो है हॉस्टल पे रखा है। अभी जा रहे हैं कुछ रोमिंग करने। और अभी यहाँ पे मौसम बिल्कुल नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। और काफ़ी पुरसुकून एरिया है ये भी, दूसरे सिटीज़ की तरह। दोस्तों यही एरिया है जहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब गिरा था, और हम अभी जा रहे हैं वहाँ पे। आपको दिखाएंगे कि वो कौन सी जगह है। वैसे तो आप लोगों ने देखी होगी। मुझे आज मैं आपको सारा वो दिखाऊंगा कि एरिया कौन सा था और एग्जैक्ट जगह कौन सी थी जहाँ पे ये बॉम्ब गिराया गया। ठीक है। और अभी हम जिस हॉस्टल में रह रहे हैं वो हॉस्टल तकरीबन उस एटॉमिक बॉम्ब की पॉइंट से 500 मीटर की दूरी पे है। तो जब एटॉमिक बॉम्ब गिरा था तो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक जो है ना, कुछ ही सेकंडों में तबाही हो गई थी। कुछ नहीं बचा था सिवाय उस बिल्डिंग के जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, जो कि इनकी मेमोरियल बिल्डिंग है। और यकीन नहीं आता कि तबाह हुआ शहर फिर से इन्होंने रिबिल्ड किया, और अच्छे तरीके से बिल्ड किया है। ये देखें, सारा शहर ट्रेन मेट्रो के साथ कनेक्टेड है। दोस्तों यही ब्रिज है जहाँ पे प्लान किया गया था कि एटम बम को यहाँ पे गिराना है, मगर यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं गिर सका। और 500 मीटर जो है ना ऊपर नीचे फेल डाउन हो गया एग्जैक्टली। मगर लोकेशन ये है, ये टी ब्रिज है बेसिकली, इसको आईओ ब्रिज कहा जाता है। और वो जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, यही एक बिल्डिंग है जो कि बच गई थी उस टाइम पे। बाकी सारा शहर तहस नहस हो गया था। ये देखें, ये है एटॉमिक बॉम्ब डोम। पहले इस बिल्डिंग का नाम कुछ और था, इस इंसिडेंट के बाद इसको ये नाम दिया गया है। और क्योंकि जो बॉम्ब है वो इस बिल्डिंग के उस साइड पे गिरा था। ठीक है, उस साइड पे गिरा था बिल्कुल। तो ये वाली जो साइड है ये बच गई, बाकी सारी बिल्डिंग जो है ना वो तबाह हो गई। यहाँ से नहर जा रही है। इतनी तबाही होने के बाद भी ये, हेलो, या यूट्यूब यूट्यूब, ये बच्चे जा रहे हैं किसी स्कूल के, तो हेलो करते जा रहे हैं। बड़े प्यारे बच्चे। पता नहीं क्या कह रहे हैं बेचारे। अच्छा, तो अब मैं ये बताने वाला था आपको कि यहाँ पे हुआ ये था कि आपको ये लग रहा हो कि जापान जैसे अब है पहले से इतना ही जो ना ह्यूमन फ्रेंडली था, या जो अभी की जिस तरह से ये अपने काम को लेके सिंसियर हैं उसी तरह था। तो ऐसे बिल्कुल नहीं था। जापान की भी कॉलोनीज़ थी, जैसे कि फ्रेंच की और ब्रिटिश की थी। उनकी जो कॉलोनीज़ थी वो मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, और ये सारा जो खिता था, इवन दो कुछ चाइना का हिस्सा, ये सारा मलेशिया इसके अंडर था, जापान के। और इसके पीछे कहानी थोड़ी यूँ है कि जब जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला किया था, और जापान क्योंकि एक्सिस एलायंस का पार्ट था, एक्सिस एलायंस में जर्मनी और इटली थे। तो उस टाइम पे जापान ने सरेंडर नहीं किया था, अलबत्ता इटली और जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। जापान के सरेंडर ना करने की वजह ये थी कि उसका जो एम्परर था वो, मतलब
खुदा मानता था खुद को, और जो वो कहता था लोग बेचारे वही कहते थे। तो जब पर्ल हार्बर पे हमला हुआ यूएस के हवाई अड्डे पे, उस टाइम पे यूएस का काफ़ी नुकसान हुआ। 2400 लोग मारे गए, मिलिट्री के लोग थे वो मारे गए। और उसके बाद इन्होंने ओकिनावा की जंग शुरू की। उसमें भी इन्होंने जो है ना काफ़ी रेजिस्ट किया। जापान ने काफ़ी लोग भी मारे गए, जापानीज़ और यूएस के भी तकरीबन 12,000 सोल्जर्स मारे गए। इनके 1 लाख तक लोग मारे गए। उसके बाद ये हुआ, जापान ने फिर भी हार नहीं मानी। यूएस ने सोचा कि वॉर हल नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, तो उन्होंने फिर ये किया कि एटॉमिक बॉम्ब की तैयारी शुरू की। और जापान इवन दो 1944 में टोक्यो में भी इन्होंने काफ़ी बॉम्ब्स गिराए थे, मगर फिर भी जापान बाज नहीं आ रहा था इस बात से, क्योंकि इनका जो एम्पर था वो बड़ा ज़िद्दी था। तो इन द एंड हुआ ये कि इन्होंने पहला एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा पे गिराया। और उस बॉम्ब पे गिरने के बाद भी उसके जापान के एम्परर ने यही कहा कि एक बॉम्ब ही तो गिरा है, क्या हो गया, कोई मसला ही नहीं है। उसके बाद जब दूसरा बॉम्ब गिरा, वार्निंग भी दी गई, मगर दूसरा बॉम्ब, क्योंकि इनके पास टोटल 3 बॉम्ब थे, एक टेस्टिंग के लिए, एक हिरोशिमा पे गिराया गया, और जो आखिरी था वो नागासाकी पे गिराया गया। तो जब इन्होंने दूसरा बॉम्ब गिराया नागासाकी पे, तो फिर भी इन्होंने वोटिंग कराई। जापानीज एम्परर ने वोटिंग कराई कि 3-3 वोटिंग आई इक्वली। 3 लोगों ने कहा हमको सरेंडर करना चाहिए, और 3 लोगों ने कहा कि नहीं, हमें सरेंडर नहीं करना चाहिए अभी। तो उसके बाद यूएसएसआर ने भी जो है ना वो एंट्री कर दी। मेन काफ़ी लोग कहते हैं कि यूएसएस की एंट्री के बाद जापानीज ने जो है ना सरेंडर किया, और 1 जनवरी 1946 में इनका एम्परर, जो कि फैमिली के साथ आया और कहा कि मैं खुदा नहीं हूँ। फिर जो है ना 7 साल तक यूएस की मिलिट्री जापान में रही, और फिर जापान आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ से आगे बढ़ा, ह्यूमैनिटी की तरफ बढ़ा, वॉर को ख़त्म करके। दोस्तों, इतने लोग यहाँ पे रोमिंग कर रहे हैं, मगर कोई शोर शराबा नहीं है यहाँ पे। तो वैसे भी सुकून है, कोई बंदा यहाँ पे शोर नहीं कर रहा। और एक मतलब अजीब ही जो है ना वो फीलिंग है कि इतनी दर्दनाक चीज़ यहाँ पे हुई इतने साल पहले। और इस बिल्डिंग के साथ ही कुछ सोसाइटीज़ थी, जहाँ पे जो मैंने यहाँ आपको पिक्चर दिखाई, काफ़ी लोग रहते थे, एक्टर, काफ़ी प्रोफेशन के लोग रहते थे, और वो डेवलप्ड नेबरहुड था इस बिल्डिंग का। 6 अगस्त 8:15 बजे 500 मीटर की दूरी से इस जगह पे वो एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया। इस जगह को लोग काफ़ी रेस्पेक्ट से जो है ना यहाँ पे पेश आते हैं। यहाँ पे काफ़ी बच्चे, स्कूल के बच्चे विज़िट पे आते हैं। पता नहीं कोई इनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या क्या, जो कि इनको कुछ सिखाते हैं, और हमने काफ़ी देखे हैं यहाँ पे बच्चे। हम कुछ नज़दीक आ गए हैं इस बिल्डिंग के। यहाँ किसी को अंदर इस वजह से नहीं जाने देते कि किसी वक्त भी जो है ना ये गिर सकती है, तो इस वजह से। बम से पहले इस बिल्डिंग की हालत कुछ इस तरह से थी, और बम के बाद कुछ इस तरह से दिखने लगी। यहाँ पे ये जो लोग हैं, कुछ बच गए थे, उन्होंने अपनी फैमिली का
फैमिली के बारे में सब कुछ बताया कि हमारी फैमिली के साथ क्या हुआ। यहाँ पे ये देखें, इनको तो कैंसर हुआ था। ये जो लेडी है ये बच गई थी, मगर जो रेडिएशंस थे उसकी वजह से इनको कैंसर हो गया था। और ये अभी भी इनमें से कुछ लोग ज़िंदा हैं जिन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया है, कुछ और चैनल्स को इंटरव्यू दिया है। यहाँ पे ये जो कुछ स्टोरीज लिखी हुई हैं, बड़ी भयानक स्टोरीज लिखी हुई हैं भाई। एक ये बंदा लगता है कि जब ये ट्रेजेडी हुई तो उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था और मैं उस 4 मंथ्स हुए थे प्रेगनेंसी को, और बहुत बीमार थी उस टाइम पे वो, मगर उन्होंने सरवाइव किया और वो 2025 में जाके उसकी डेथ हुई। और शी वाज द ओल्डेस्ट सर्वाइवर इन द वर्ल्ड। दूसरा लगता है कि जब ये बॉम्ब एक्सप्लोजन हुई तो मेरे फादर थे, वो स्कूल में टीचर थे यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर। ये हाइपो सेंटर जहाँ पे जो बम गिरा है उसको हाइपो सेंटर कहते हैं। और वो 2 दिन तक जो है ना मिसिंग स्टूडेंट्स को ढूंढता रहा। वो मेंटल ट्रॉमा में चला गया, वो कुछ बोल भी नहीं सकता था कि उसने क्या देखा। इतनी भयानक चीज़ थी। और उसकी मौत हुआ कि 2001 में हुई, 93 ईयर्स की ओल्ड एज में। तो ये डिफरेंट लोगों की कहानियाँ हैं